हम लोग आज विशेष सत्र के दूसरे पावदान पर आज आ गए हैं। पिछले सप्ताह में हम लोग प्रेमचंद के ऊपर विशेष सत्र रखे थे। आज दूसरा सत्र जयशंकर प्रसाद के नाम समर्पित है। लगभग सभी छात्र-छात्रा जो है अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आलेख तैयार किए हैं। मुझे भेजे भी थे, मैंने पढ़ा था, देखा था। तो उस कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा संध्या को। संध्या, आप अपना आलेख प्रस्तुत कीजिए। एक थे हाँ, ठीक है संध्या आप शुरू कीजिए क्योंकि बारी-बारी से हम सबको करेंगे और अंतिम में थोड़ा बहुत हम भी कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। ठीक है? शुरू कीजिए। आज करिए भैया। आपकी आवाज़ कट रही है। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? हाँ, हाँ, आवाज़ आ रही है, बोलो। मैं संध्या कुमारी विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर मधुबनी स्नातक तृतीय खंड की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को धन्यवाद। आप सभी अपना कीमती वक्त निकालकर इस सेमिनार में जुड़े। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सुमित भैया को, जो अपने मेहनत और लगन से हम सभी को साहित्य से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनके माध्यम से सप्ताह में एक दिन विशेष सेमिनार पर बातें की। तो अब मैं आज की विषय जयशंकर प्रसाद पर एक छोटी सी प्रयास के साथ अपनी जीवनी के बारे में उनकी जीवनी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जयशंकर प्रसाद एक अच्छे कवि के रूप में ही बल्कि एक अच्छे नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में भी मशहूर थे। हिंदी के छायावादी युग के 4 मुख्य स्तंभों में से एक माना जाता है, जिन्होंने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी रचनाओं में नाटक सबसे ज़्यादा लिखे हैं। इन्हें कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ है। लेखन के अलावा उनकी रुचि खेलकूद में भी थी। प्रसाद जी शतरंज के एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। अपने बाकी के समय में उन्हें बाग बगीचे की देखभाल करना, खाना बनाना भी काफ़ी पसंद था। वे गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। प्रसाद जी का जन्म और प्रारंभिक जीवन 30 जनवरी साल 1890 को उत्तर प्रदेश के काशी में एक जाने माने वैश्य परिवार में हिंदी साहित्य के महान लेखक जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था, जो कि वाराणसी के एक बेहद प्रतिष्ठित नागरिक और तंबाकू व्यापारी के रूप में मशहूर थे। प्रसाद जी का बचपन काफ़ी सुख सुविधा में बीत रहा था, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वही जब वे अपने पिता के निधन के दुख से उभरे ही थे कि उनके ऊपर से उनकी माँ और बड़े भाई का साया भी उठ गया। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक योगदान महान लेखक के रूप में प्रख्यात जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में भारत की परंपरा, संस्कृति और दर्शन समेत केंद्रीय मानव संस्कृति के विकास का भावनात्मक और मार्मिक वर्णन किया है। इनकी रचनाओं की भाषा बेहद सहज और सुगम है, जो कि पाठकों को आसानी से समझ में आ जाती है। इसीलिए इन्हें भाषाओं का पंडित भी कहा जाता है। वहीं इनकी रचनाएं मानवीय रूप से जुड़ी हुई है, जिनमें प्रेम और सौंदर्य का उल्लेख बहुत बड़े स्तर से मिलता है। प्रसाद जी के काव्य संग्रह कामायनी, आंसू, झरना, कानन, कुसुम, लहर। इनकी रचनाएं चित्रधार, आह वेदना मिली विदाई, बीती विभावरी जागरी,
दो बूंदे, प्रयाण गीत, तुम कनक किरण, भारत महिमा, अरुण, यह मधुमेह देश हमारा, आत्मकथ्य, सब जीवन बीता जाता है, हिमाद्री तुंगश्रिंग से, कहानी संग्रह, छायावाद, आकाशद्वीप, अंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि। इनके उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती और इनके नाटक सज्जन, प्रायश्चित, राजश्री, कल्याणी, परिणय, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, करुणालय, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना। और इनकी भाषा शैली, प्रसाद जी ने अपनी भाषाएं अपनी इस्तेमाल किया है। इसमें 5 शैली हैं। पहला भावात्मक शैली, दूसरा चित्रात्मक शैली, तीसरा अलंकारित शैली, चौथा संवाद शैली और पांचवा वर्णनात्मक शैली। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु। हिंदी साहित्य के महान लेखक जयशंकर प्रसाद अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में टीबी की बीमारी से पीड़ित हो गए थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपनी रचनाएं लिखना नहीं छोड़ा। इन दिनों उन्होंने अपने जीवन की सबसे प्रख्यात रचना कामायनी को लिखा, जिसे हिंदी साहित्य की अमर कीर्ति भी माना जाता है। 15 नवंबर 1937 को दिन वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली और इस तरह हिंदी साहित्य का एक सितारा हमेशा हमेशा के लिए सो गया। वे अपने जीवन के आखिरी क्षणों में अपनी एक रचना इरावती पर काम कर रहे थे, जो कि अधूरी ही रह गई। इस तरह कथा साहित्य के क्षेत्र में उनकी देन अति महत्वपूर्ण है, जिन्हें युगों युगांतर याद रखा जाएगा। इस तरह अपनी खूबसूरत कृतियों के द्वारा वे पाठकों के दिल में आज भी जीवित है। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया संध्या, बहुत ही अच्छे तरीके से तुमने जयशंकर प्रसाद की जीवनी को प्रस्तुत किया। जयशंकर प्रसाद की जीवनी इतनी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, और अगर इनकी जीवन संघर्ष जीवनी और इनके काव्य सौंदर्य को अगर देखा जाए, परखा जाए, तो वाकई हिंदी साहित्य के प्रति जो हमारी रुचि है 4 गुनी बढ़ जाती है। बहुत ही बढ़िया आपका आलेख था। सभी ने सुनकर के आनंद लिया होगा, कुछ नए चीज सीखने का प्रयास किया होगा। इस दौर में हम कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रजनी से आग्रह करेंगे कि अब आप अपना आलेख प्रस्तुत कीजिए। मैं रजनी सीएम कॉलेज से हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक तृतीय खंड की छात्रा हूँ। आज की इस विशेष कक्षा में मैं जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय और उनके महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक रचना गुंडा का सारांश बोलने की कोशिश करूंगी। शुरुआत उनके परिचय से करती हूँ। छायावाद के महाकवि, नाटककार, कथाकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में वाराणसी मैं रजनी सीएम कॉलेज से हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक तृतीय खंड की छात्रा हूँ। आज की इस विशेष कक्षा में मैं जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय और उनके महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक रचना गुंडा का सारांश बोलने की कोशिश करूंगी। शुरुआत उनके परिचय से करती हूँ। छायावाद के महाकवि, नाटककार, कथाकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की थी। उनके निजी जिंदगी पे हम चले तो उनकी निजी जिंदगी में बहुत सी समस्याएं। जब वो 7वीं कक्षा में थे तो उनके पिता श्री देवी प्रसाद जी का देहांत हो गया, जिसके कारण उनके परिवार में आर्थिक समस्याएं आने लगी थी, जिसके वजह से उनको अपना पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ा था। पढ़ाई छोड़ने के बाद भी वे अध्ययन में लगे रहे और घर पर भी उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी की पढ़ाई जारी रखी। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत ब्रज भाषा में की थी,
लेकिन धीरे-धीरे वे खड़ी बोली के तरफ भी आते गए और उनको यह भाषा पसंद आती गई। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भावनात्मक, विचारात्मक, वितरात्मक और चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। उनकी कुछ विशेष रचनाएं झरना, कामायनी, लहर, प्रेम पथिक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, गुंडा आदि। जयशंकर प्रसाद जी की श्रेष्ठ रचना कामायनी है। प्रसाद जी का यह अंतिम रचना 1936 में प्रकाशित हुई है। मैं उनकी श्रेष्ठ रचनाओं में से एक रचना गुंडा कहानी पर चर्चा करने का प्रयास करूंगी। गुंडा कहानी इंद्रजाल कहानी संग्रह में संग्रहित है। इस कहानी का पात्र है ननकू सिंह, बौद्ध सिंह, दुलारी, कुकरा, मौलवी, पन्ना, राजा चेतन सिंह, लेफ्टिनेंट इंस्पेक्टर तथा मनिहार सिंह आदि। इस कहानी की कथा वाराणसी के प्रवेश पर आधारित है। ईसा की 18वीं सदी के अंतिम भाग में समस्त न्याय और बुद्धिवादी को शस्त्र बल के समक्ष परास्त होते देख एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि का प्रसाद जी ने उल्लेख किया है, जिन्हें काशी के लोग गुंडा समझते हैं। उनका धर्म वीरता था, जिसका प्रदर्शन वे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध निर्बलों और असहाय की रक्षार्थ करते थे। ऐसी ही एक बात ननकू सिंह का इस कहानी में जिक्र है, जो काशी के प्रतिष्ठित जमींदार बाबू निरंजन सिंह का वीर पुत्र है। जीवन की किसी अलग अभिलाषा के पूर्ण न होने पर वह मानसिक चोट से घायल हो जाता है, परंतु स्वाभिमान के साथ निर्भय होकर अपने साथियों को लेकर काशी की गलियों में घूमता रहता है। वही एक तवायफ की लड़की दुलारी से ननकू सिंह के राजमाता पन्ना के प्रति मधुर संबंधों का पता चलता है, जो अपने पुत्र राजा चेतन सिंह के साथ काशी के आतंकपूर्ण भय और सन्नाटे के माहौल में कैद कर ली गई है। जब दुलारी सिंह के माध्यम से ननकू सिंह को इस बात का जानकारी मिलता है, तो उसका मन अधीर हो उठता है। वह अपनी जान पर खेलकर अपने साथियों के साथ उन्हें इस कैद से आजाद कराने के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर अपने प्रयत्न में सफल होता है। वह स्वयं राजमाता और राज परिवार की रक्षा करने के लिए उनके सामने चट्टान सा खड़ा हो जाता है और रक्षा करते करते अपने प्राणों का आहुति दे देता है। कहानी का सारांश जानने के बाद अगर हम उसके संदेश पर ध्यान दें, तो इस कहानी में जयशंकर प्रसाद जी ने देश प्रेम, समाज सेवा, परोपकार, सिद्धांतिवाद, निस्वार्थ प्रेम का संदेश दिया है। अंततः हिंदी साहित्य और नाटक में अगर हम जयशंकर प्रसाद जी का योगदान की बात करें, तो उनके योगदान का अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उनका योगदान इतना हिंदी साहित्य में इतना था कि उनके नाम से एक युग चला है। और अंततः हमारे इन महान साहित्यकार का निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ था। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया रजनी, बहुत ही अच्छे तरीके से तुमने गुंडा के सारांश को प्रस्तुत किया। जयशंकर प्रसाद की जीवनी को तुमने बताया, बहुत ही बढ़िया। गुंडा कहानी बहुत ही अच्छे कहानियों में से एक है, और जयशंकर प्रसाद की कहानी कहानी से अधिक उनकी प्रसिद्धि उपन्यास, नाटक इस पर अधिक थी। उन्होंने कहानी भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, जिसमें से एक गुंडा कहानी है, और बहुत अच्छे तरीके से तुमने उसका सारांश प्रस्तुत किया। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शांति से आग्रह है कि आप अपना आलेख प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद गोपाल की बारी रहेगी। हेलो, आवाज आ रही है भैया? हाँ, आवाज आ रही है अच्छे से। जी भैया, मैं शांति कुमारी बीएसजे कॉलेज की तृतीय खंड की हिंदी की छात्रा हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रयास है जयशंकर प्रसाद की रचनाओं पे।
जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1990 दिन गुरुवार काशी के गोवर्धन सराय में हुआ था। जयशंकर प्रसाद आरंभ से ही कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। पहली कविता सावन पंचम कलाधर उपनाम से 1906 में भारतेंदु पत्रिका में छपी। जयशंकर प्रसाद की पहली पुस्तक उर्वशी चंपू काव्य है। झरना जयशंकर प्रसाद की प्रथम प्रयोगशाला भी रही है। चित्रधरा जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा की कविताओं का संकलन है। चित्राधार में एक साथ 10 रचनाओं का संकलन हुआ है। आशु प्रसाद की कृति विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसमें प्रथम संस्करण में 133 छंद हैं। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में कानन, कुसुम, झरना तथा लहर गीति काव्य है। प्रेम पथिक महाराणा का महत्व आंसू खंड काव्य है तथा कमायनी महाकाव्य है। कमायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्यात्मक रचना है। छायावाद युग की सर्वोत्तम प्रतिनिधि काव्यों में से एक है। यह प्रसाद जी की अंतिम काव्य कृति है। यह काव्य 1936 में प्रकाशित हुई थी। इनकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली और छंद तोटक है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्दैव, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। कमायनी के कुछ मुख्य पात्र हैं जैसे मनु, श्रद्धा, ईरा और कुमार, जिसमें मनु मतलब मन, श्रद्धा मतलब हृदय, ईरा मतलब बुद्धि तथा कुमार मतलब मानव का प्रतीक। कामायनी में स्त्री व पुरुषों की संरचना समझाते हुए सृष्टि के विकास में उनका योगदान संघर्ष एवं प्रेम का संयोग से उपजे आनंद के आधार पर माना जाता है। कामायनी के मुख्य रस के रूप में शांत रस का प्रयोग किया गया है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की अमर कृति है। कामायनी के लिए प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला है। कामायनी अपनी गरिमा और महानता के कारण विद्वानों में आज भी चर्चा, परिचय, चिंतन और अनुचिंतन का विषय बना रहा है। बस इतना ही भैया। बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छे तरीके से तुमने अपना आलेख प्रस्तुत किया। संक्षिप्त था लेकिन अच्छा था। कोशिश कीजिए कि अपने आलेख का विस्तार हो, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रयास। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम गोपाल की ओर बढ़ते हैं। गोपाल से आग्रह करते हैं कि आप अपना आलेख प्रस्तुत कीजिए। जी भैया, मेरा नाम गोपाल कुमार यादव, रामकृष्ण कॉलेज मधुबनी तृतीय वर्ष की छात्र हूँ, स्नातक तृतीय वर्ष की छात्र हूँ हिंदी प्रतिष्ठा से। कुछ एक कहानी है जो जयशंकर प्रसाद पर आलेख तैयार किए हैं, आकाशदीप। इससे पहले हम कुछ जयशंकर प्रसाद के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इन्हें छायावाद के ब्रह्म कहा जाता है। इनकी पहली कहानी ग्राम सन 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद की प्रातः 70 कहानियाँ बहुत कुछ उनके अन्य काव्य रूपों की तरह असमान स्तर की हैं। प्रसाद जी के 5 कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनका पहला कहानी संग्रह छाया सन 1912 ईस्वी में आया और उनके बाद प्रतिध्वनि सन 1926 ईस्वी में, आकाशदीप सन 1929 ईस्वी में, आंधी सन 1931 ईस्वी में तथा जाल सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन संकलों में कुल 69 कहानियाँ हैं। आकाशदीप कहानी संग्रह में 19 कहानियाँ हैं। प्रसाद की आकाशदीप कहानी विशिष्ट कहानियों में से गिनी जाती है। इस कहानी में एक असफल प्रेम कहानी को अत्यंत मार्मिक ढंग से उरेका गया है। प्रसाद स्वयं एक आदर्शवादी कवि माने जाते हैं
और उसकी यही आदर्शवादी हमें आकाशदीप कहानी में देखने को मिलती है। आकाशदीप कहानी में जयशंकर प्रसाद की स्वच्छंदतावादी दृश्य की अभिव्यक्ति हुई है। यह नायिका प्रधान प्रेम कहानी है। इनमें समुद्री जीवन को ऐतिहासिक परिवेश में चित्रित किया गया है। कहानी में आकाशदीप है। आकाशदीप में 4 पात्र हैं। इसमें एक चंपा है, बुधगुप्त हैं, मणिभद्र हैं और जया हैं। कहानी इस तरह से शुरू होता है। आकाशदीप जहाँ समुद्री की तरंगों पर हिचकोले खाते पोत पर बंदी बनाकर रखे गए 2 बंदियों के वार्तालाप से होता है। दोनों बंदी एक दूसरे से अपरिचित और अनजान हैं। तूफान के कारण पोत की व्यवस्था भंग हो जाती है और दोनों परिस्थितियों रात्रि के अंधकार में लुढ़कते हुए एक दूसरे को टकरा जाते हैं। दोनों बंधे मुक्त होना चाहते हैं। अपने प्रयास से सफल भी हो जाते हैं। जब दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगाता है तब उन्हें पता चलता है कि एक स्त्री है और एक पुरुष है। स्त्री का नाम चंपा है और पुरुष का नाम बुधगुप्त है। चंपा पोताध्यक्ष मणिभद्र के प्रहरी की एक लौती किशोरी क्षत्रिय पुत्री है। क्षत्रिय पुत्री है। 8 वर्ष से पोत ही किशोर पोत यानी जो नाव होता है इसका पोत हम लिखे हैं, पोत में ही इसका घर बैठाए थे। उसका मम्मी का देहांत हो चुका था, पिता के साथ रहते थे। बुधगुप्त जो थे वो जल दस्यु थे, जो जिसको नाव में डाकू बोला जाता है। नाव में जो डाकू लोग बोलते हैं, लूटपाट करते हैं, उसे जल दस्यु बोला गया है। जल दस्यु माने बहुत आदमी मिलते हुए इसको चंपा को पिता को हत्या कर दिए थे। इसका प्रहरी था इसका पिता। और फिर ये दोनों अपने जब मुक्त हो जाते हैं नाव में, तो वो नाव जो एक लाइन से जो रहते हैं कतार से, वो कतार से आंधी आने के बाद दूसरा साइड ले लेते हैं। फिर इसमें कुछ नाव के चालक होते हैं, प्रहरी होता है, उससे बुधगुप्त ने उससे सामना करते हैं, युद्ध करते हैं। फिर युद्ध करते करते बुध सिंह माने जीत जाते हैं। उस नाव को अपना हाथ में ले लेते हैं। और जब नाव अपना हाथ में ले लेते हैं उसको माने प्राण का भिक्षा मांग के लोग को उतार देते हैं, या वहाँ से कहानी में चर्च नहीं हुआ है, तो वहाँ से उतार कर फिर अपना क्रोस दूसरा दूप की ओर ले चलते हैं। फिर लेते जाते हैं तो उस दूप जहाँ पहुँचता उसका कोई नाम नहीं रहता है। वहाँ क्या करता है, वो चंपा नाम से रख देते हैं उस द्वीप का नाम। कुछ फिर इस कहानी को फिर 5 वर्ष बाद चर्चा किया गया है। फिर इस जो बुधगुप्त थे वो डाकू थे, वो फिर डाकू से छोड़कर संघर्ष और सहनशील बन गए। फिर जीवन यापन संघर्ष अतीत बना चुका है। अब द्वीप जो यहाँ पहुँचते तो वहाँ कुछ आदिवासी आदमी हैं वहाँ रहते थे। फिर वहाँ बहुत नीक से अपन यातन से वहाँ का आदमी इसको रानी नाम से आप संबोधित करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दीप जलाकर, आकाशदीप जो जलाकर, आकाशदीप के कुछ बाद में चर्चा भी किया गया है। उस चर्चा में यही किया गया है कि जब कोई आकाशदीप का मतलब होता है जो आकाश में दीप जब एक खंभा पर ऊपर लटका कर देते हैं माने आकाश के ऊपर, तो उसे जैसे बोले जाते हैं माने कोई भटके आदमी अपना राह निकाल लेते हैं। जब कोई आदमी भटक जाते हैं तब जो दूर से प्रकाश उधर देखता है तो बोलता है वहाँ गांव है, चलो यहाँ रास्ता मिल गया। उसी तरह इस कहानी का एक मोड़ यहाँ लिया गया है। फिर ये अपना चंपा को जो मम्मी थी जो इसे बात जो सुनाती थी, इसको पिता जो ऐसे ऐसे हत्या से बच गए, ऐसे ऐसे घटना से बचे हैं, तो यही बोलती थी कि मम्मी जो जो तुम दीप जो जलाती हो उसी के कारण हम आज वहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसी के कारण वहाँ का जो आदिवासी आदमी थे, लोग जो रहते थे वहाँ, यही जलाते थे। तो पूछा एक दिन से चंपा ये क्या चीज़ है। एक नाम लड़की एक पात्र है जया, जया से पूछती है ये क्या चीज़ हो रहा है। तो झकझोर के बोलते तो नहीं बता, बोलता यहाँ शादी है।
फिर शादी के तब फिर इसको विश्वास नहीं होता है, तो फिर बोलता है कस कर से, क्या है सच बताओ। तभी बुद्धगुप्त बोलते हैं, तो आपको विश्वास है, आपका इच्छा है तो हम बता सकते हैं, ये बात सच भी हो सकता है। माने ये बहुत, इस दिन जो माहौल था वो बहुत चमकीले हुए थे, माने एक दीप जलाते थे, माने उस दिन थोड़ा जायदाद जलाए थे, माने जायदाद की संख्या में। फिर चंपा बुद्धगुप्त पर गुस्सा आ जाते हैं, जितना प्यार करते थे वो चंपा, वहाँ से नदी से जब कुछ बैक लाइट लिया गया है कहानी में, पीछे के फिर दृश्य दिखाया गया इसमें, तो फिर इसमें प्यार जितना करते हैं बुद्धगुप्त के, क्योंकि इसके पिता को हत्या के इसके आदमियों ने किया था, वो डाकू थे, उसका पिता प्रहरी थे नौका, उसके फिर मार देने के कारण पिता के इसको मर जाते, उसको जितना प्रेम करते थे मुक्त होने के लिए। अब और इसमें चर्चा बाद में किया गया है, चंपा ने को जो बंदी बना लिया था वो भद्र सिंह जो, तो इसका नाव का जो अध्यक्ष है, एक महान माने इसको मालिक बोल सकते हैं, वे थे, उसको अपने गलत निगाहों से देखते थे, इसीलिए इसको बंदी बना के रखे थे। और बुद्धगुप्त के इसीलिए बंदी बना के रखे थे क्योंकि डाकू थे, वो डाकू में पकड़ा गया था लूट के, इसीलिए वहाँ जितना प्रेम करते थे उसे चंपा, वहाँ बुद्धगुप्त से उतना ही उसे नफरत भी करते थे। फिर वहाँ से कहानी फिर मोड़ लेते हैं, जिसके बाद वो नहीं इनकार कर देता है, वहाँ एक शादी का मुहूर्त बोल कर ये इनकार कर देता, बोलता है मेरा कसूर नहीं, हम नहीं करेंगे शादी उदी, कुछ ऐसे करके इनकार कर देता है। फिर बुद्धगुप्त ने अपना एक प्रेम के भिक्षा मांगते हुए बोलते हैं हम अपना गांव जाएंगे, भारतवर्ष जाने के लिए याद करती हैं, तो बोलते हैं चलने के लिए, फिर नहीं जाते हैं चंपा। फिर ये बोलते हैं जो हम यहीं का रहेंगे, यहीं हम रहेंगे, वहीं का आदमी मेरा सब कुछ है, वही का पवन शीतल है, फिर ये नाभिक है, सब कुछ यही का, माने व्याख्यान करने लगते हैं। फिर यही बाद में होता है से प्रेम को छोड़ते हुए अपना कर्तव्य नहीं भूले। इस कहानी में अंतिम यही सीख मिलता है से प्रेम, आदर्श, वीर, त्याग और मानव हृदय के स्वाभाविक गुणों का सुंदर सामंजस्य कथाकार ने इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया है गोपाल। आप आलेख में कोशिश कीजिए कि आप जो लिखे हैं उसको पहले कह दें। वैसे बहुत बढ़िया प्रयास था आपका। अब सोनू सुधांशु से आग्रह है कि आप अपना आलेख प्रस्तुत कीजिए। सोनू। भैया मैंने आलेख तैयार नहीं किया। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी जो भी तैयार किए थे उसमें उन्होंने अपने अपने स्तर से आलेख प्रस्तुत किया था, उनके बारे में उन्होंने कहा, बहुत ही अच्छा लगा। अब हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। अगर मन में लगे कि बोर हो रहे हैं तो बता दीजिएगा, क्योंकि शंकर प्रसाद का जो जन्म है वो तो सभी ने कहा ही है, 1989 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी में। कवि के पितामह शिवरत्न साहू वाराणसी के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक थे और एक विशेष प्रकार की सुरती था तंबाकू बनाने के कारण सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे। उनकी दानशीलता सर्वविदित थी और उनके यहाँ विद्वानों कलाकारों का समादर होता था। जयशंकर प्रसाद के पिता देवी प्रसाद साहू ने भी अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन किया। इस परिवार की गणना वाराणसी के अतिशय समृद्ध घरानों में थी और धन वैभव का कोई अभाव न था। प्रसाद का कुटुंब शिव का उपासक था। माता पिता ने उनके जन्म के लिए अपने इष्ट देव से बड़ी प्रार्थना की थी। बैद्यनाथ धाम के झारखंड से लेकर उज्जैनी के महाकाल की आराधना के फलस्वरूप पुत्र जन्म स्वीकार कर लेने के कारण शैशव में जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कहकर पुकारा जाता था।
वैद्यनाथ धाम में ही इनका नामकरण संस्कार भी हुआ। जयशंकर प्रसाद की शिक्षा घर पर ही प्रारंभ हुई। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू के लिए शिक्षक नियुक्त थे। इनमें रसमय सिद्ध प्रमुख थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के लिए दीनबंधु ब्रह्मचारी शिक्षक थे। कुछ समय बाद स्थानीय क्वींस कॉलेज में प्रसाद का नाम लिखा दिया गया और वहां वे 18वीं कक्षा तक की पढ़ सके। प्रसाद एक अध्यवसायी व्यक्ति थे और नियमित रूप से अध्ययन करते थे। इनकी 12 वर्ष की अवस्था थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। इसी के बाद परिवार में गृह कलह आरंभ हुआ और पैतृक व्यवसाय को इतनी हानि पहुंची कि वही सुंघनी साहू का परिवार जो वैभव से लौटता था, ऋण के आभार से दब गया, कर्जे से दब गया। पिता की मृत्यु के 2-3 वर्षों के भीतर ही प्रसाद की माता का भी देहावसान हो गया और सबसे अधिक दुर्भाग्य का दिन वह आया जब उनके ज्येष्ठ भ्राता शंभू रतन चल बसे तथा 17 वर्ष की अवस्था में ही प्रसाद को एक भारी उत्तरदायित्व संभालना पड़ा। प्रसाद का अधिकांश जीवन वाराणसी में ही बीता। उन्होंने अपने जीवन में केवल 3-4 बार यात्राएं की थी, जिनकी छाया उनकी कतिपय रचनाओं में प्राप्त हो जाती है। प्रसाद को काव्य सृष्टि की आरंभिक प्रेरणा पर घर पर होने वाली समस्या पूर्तियों से प्राप्त हुई, जो विद्वानों की मंडली में उस समय प्रचलित थी। यक्ष्मा के कारण कवि का देहांत 15 नवंबर 1939 ईस्वी में हो गया। कहा जाता है कि 9 वर्ष की अवस्था में ही जयशंकर प्रसाद ने कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया था। उनकी आरंभिक रचनाएं यद्यपि ब्रजभाषा में मिलती है, पर क्रमशः वे खड़ी बोली को अपनाते गए और इस समय उनकी ब्रजभाषा की जो रचनाएं उपलब्ध हैं, उनका महत्व केवल ऐतिहासिक है। प्रसाद की ही प्रेरणा से 1909 ईस्वी में उनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त के संपादक में इंदु नामक मासिक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। प्रसाद इसमें नियमित रूप से लिखते थे और उनकी आरंभिक रचनाएं इसी के अंकों में देखी जा सकती है। कालक्रम के अनुसार चित्राधार प्रसाद का प्रथम संग्रह है। इसका प्रथम संस्करण 1918 ईस्वी में हुआ। इसमें कविता, कहानी, नाटक, निबंध सभी का संकलन था और भाषा ब्रज तथा खड़ी बोली दोनों थी। लगभग 10 वर्ष बाद 1928 में जब इसका दूसरा संस्करण आया चित्राधार का, तब साथ ही इसमें ब्रज भाषा की रचनाएं ही रखी गई थी। जब दूसरा संस्करण आया तब इसमें ब्रज भाषा की रचनाएं ही रखी गई थी। साथ ही इसमें प्रसाद की आरंभिक कथाएं भी संकलित थी। चित्राधार की कविताओं को दो प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक खंड उन आख्यानक कविताओं अथवा काव्यों का है जिनमें प्रबंधात्मकता है। अयोध्या का उद्धार, अयोध्या का उद्धार में लव द्वारा अयोध्या को पुनः बसाने की कथा है। इसकी प्रेरणा कालिदास का रघुवंश है। वन मिलन में अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रेरणा है। प्रेम राज्य की कथा ऐतिहासिक है। चित्राधार की स्फुट रचनाएं प्रकृति विषयक तथा भक्ति और प्रेम संवेदनीय है। कानन कुसुम प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है। यद्यपि इसके प्रथम संस्करण में ब्रज और खड़ी बोली दोनों की कविताएं हैं, पर दूसरे संस्करण 1918 ईस्वी तथा तीसरे संस्करण 1929 ईस्वी में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं और अब उसमें केवल खड़ी बोली की कविताएं हैं। कवि के अनुसार 1966 विक्रम से लेकर 1974 विक्रम तक की कविताओं का संग्रह है। इसमें भी ऐतिहासिक तथा पौराणिक कथाओं के आधार पर लिखी गई कुछ कविताएं हैं। अन्य कविताओं में विनय, प्रकृति, प्रेम तथा सामाजिक भावनाएं हैं। कानन कुसुम में प्रसाद ने अनुभूति और अभिव्यक्ति की नई दिशाएं खोजने का प्रयत्न किया है। इनके अनंतर कथा काव्यों का समय आता है। प्रेम पथिक का ब्रजभाषा स्वरूप सबसे पहले
इंदु 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1970 विक्रम संवत में कवि ने इसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया। इसकी विज्ञप्ति में उन्होंने स्वयं कहा है कि यह काव्य ब्रजभाषा में 8 वर्ष पहले मैंने लिखा था। प्रेम पथिक में एक भावमूलक कथा है जिसके माध्यम से आदर्श प्रेम की व्यंजना की गई है। करुणालय की रचना गीति नाट्य के आधार पर हुई है। इसका प्रथम प्रकाशन इंदु 1913 ईस्वी में हुआ। चित्राधार के प्रथम संस्करण में भी यह है। 1928 ईस्वी में इसका पुस्तक रूप में स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। इसमें राजा हरिश्चंद्र की कथा है। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित हुआ था। यह भी चित्राधार में संकलित था, पर 1928 में इसका स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। इसमें महाराणा प्रताप की कथा है। झरना का प्रथम प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था। आगामी संस्करणों में कुछ परिवर्तन किए गए। इसकी अधिकांश कविताएं 1914 से 1917 के बीच लिखी गई। यद्यपि कुछ रचनाएं बाद की भी प्रतीत होती है। झरना में प्रसाद के व्यक्तित्व का प्रथम बार स्पष्ट प्रकाशन हुआ है और इसमें आधुनिक काव्य की प्रवृत्तियों को अधिक मुखर रूप में देखा जा सकता है। इसमें छायावाद युग का प्रतिष्ठापन माना जाता है। आंसू प्रसाद की एक विशिष्ट रचना है। इसका प्रथम संस्करण 1982 विक्रम संवत अर्थात ईस्वी में कहे 1924 ईस्वी में निकला था। दूसरा संस्करण 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आंसू एक श्रेष्ठ गीति काव्य है। इसमें कवि की प्रेमानुभूति व्यंजित है। इसका मूल स्वर विषाद का है, पर अंतिम पंक्तियों में आशा विश्वास के स्वर हैं। लहर में प्रसाद की सर्वोत्तम कविताएं संकलित हैं। इसमें कवि की प्रौढ़ रचनाएं हैं। इस प्रकाशन में अनेक विशेष कविताएं संकलित हैं। इसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ। कामायनी प्रसाद का प्रबंध काव्य है। इसका प्रथम संस्करण 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कवि का गौरव इस महाकाव्य की रचना से बहुत बढ़ गया। इसमें आदि मानव मनु की कथा है, पर कवि ने अपने युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विशेष रूप से विचार किया है। कामायनी प्रसाद द्वारा कृत एक विशेष रूप का महाकाव्य है। प्रसाद के नाटकों की संख्या लगभग 12 है। सज्जन का प्रकाशन इंदु में 1911 में हुआ था। कल्याणी परिणय नागरी प्रचारी पत्रिका में 1912 में निकला। प्रायश्चित इंदु में ही 1914 में और राजश्री 1915 में। राजश्री के प्रथम और द्वितीय संस्करण में पर्याप्त अंतर है। अन्य नाटकों का क्रम इस प्रकार है, जिसमें विशाख 1921, कामना 1927, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933, छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936 प्रसाद के कथा संग्रह हैं। अंत में जो हम स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जो है इनके नाटक है। उसके बाद छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल प्रसाद के कथा संग्रह है। उसके बाद कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती अपूर्ण रह गया था 1940 इनके उपन्यास है। और काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 उनका निबंध संग्रह है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार हैं। प्रसाद के संपूर्ण साहित्य पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि वे एक विकासमान व्यक्तित्व के कलाकार हैं। उनकी आरंभिक रचनाएं शिथिल है और उनमें परंपरा की छाया भी दिखाई देती है, पर प्रसाद ने अनुभूति और शिल्प दोनों ही दिशाओं में सतत जागरूक दृष्टि का परिचय दिया और इसी कारण से चित्राधार जैसी साधारण कृतियों की आरंभिक भूमिका से उठकर कामायनी जैसी महत्वपूर्ण रचनाओं तक जा सके। प्रसाद मुख्यतः
अनुभूति गहन अनुभूति के रचनाकार हैं। उनके अनुभव की सीमाएं हैं और इसी कारण यथार्थवादी लेखकों जैसे व्यापकता उनमें प्राप्त नहीं होती। पर अध्ययन मनन के द्वारा उन्होंने इतिहास की दृष्टि प्राप्त की थी और कामायनी में उनका युगबोध सहज ही देखा जा सकता है। प्रसाद का समस्त साहित्य मानवीय और सांस्कृतिक भूमिका पर प्रतिष्ठित है। प्रेम, सौंदर्य आदि की अनुभूतियां उनकी मानवीयता से संबंधित है। नाटकों में सांस्कृतिक दृष्टि अधिक स्पष्ट है। कविताओं में प्रसाद की आंतरिक अनुभूतियों का प्रकाशन अधिक स्पष्ट है। आंसू तो उनके व्यक्तित्व का पूर्ण प्रतिफलन ही बन गया है। नाटकों में प्रसाद ने एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रयास किया है। इतिहास के माध्यम से वे भारतीय अतीत की सांस्कृतिक चेतना को अभिव्यक्ति देना चाहते हैं। भारतीय इतिहास, दर्शन और संस्कृति के प्रति कवि की रागात्मकता सर्वत्र देखी जा सकती है। अपनी भावनामयता और अनुभूति प्रवणता के कारण प्रसाद की मूल चेतना कवि से संबद्ध है, पर उनमें मानवीयता और सांस्कृतिक दृष्टि का योग भी है। प्रसाद छायावाद युग के कृति हैं और इस साहित्य आंदोलन की जितनी अधिक प्रवृत्तियां उनके साहित्य में मिलती है, उतनी अन्य किसी में नहीं। अनुभूति की गहनता, लाक्षणिक शैली, गीतिमयता, प्रेमानुभूति, सौंदर्य चेतना, कल्पना तत्व, सांस्कृतिक भावना, आदर्शवादी दृष्टि, आत्म प्रकाशन आदि के जो गुण छायावादी काव्य में प्रमुखता से प्राप्त हैं, उनका सर्वाधिक प्रतिफलन प्रसाद में मिलता है। हम कह सकते हैं कि कामायनी जैसी कृतियों में छाया अपने चरम में उसका उत्तम रूप में दिखाई दे रही है। के महाकाव्य में अभी पा सकी है। शिल्प की दशा में प्रसाद का व्यक्तित्व उनकी मौलिकता का परिचायक है। प्रांजल, प्रसाद गुण संपन्न, उनकी भाषा, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास सभी में एक रूप है और कहीं-कहीं वह परिचालित होने के कारण कवित्व पूर्ण हो जाता है। भाषा के सामर्थ्य से संपन्न होने के कारण प्रसाद को अभिव्यंजना में कठिनाई का अनुभव नहीं होता। शब्दों में लाक्षणिकता का गुण उनकी प्रमुख विशेषता है। शब्द की लक्षणा और व्यंजना शक्तियों का उसमें प्राधान्य है। प्रसाद की प्रतीक योजना भी पर्याप्त प्रसिद्ध है। वास्तव में वे प्रायः संकेत और ध्वनि से काम लेते हैं और जब किसी वस्तु का वर्णन करना होता है तो वे उसका चित्र ही प्रस्तुत कर देते हैं। कामायनी में मनोविकारों का मूर्तिकरण किया गया है। छंद की दिशा में प्रसाद ने विविध प्रयोग किए। आरंभिक ब्रजभाषा रचनाओं की सवैया कवित्व परंपरा का कवि ने शीघ्र परित्याग कर दिया। आंसू में 14 मात्राओं का आनंद छंद है। कामायनी का प्रमुख छंद ताटक है। प्रसाद ने औतुकांत कविताएं भी की। जयशंकर प्रसाद के संपूर्ण व्यक्तित्व पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि उन्होंने अपनी अनुभूति और चिंतना को विभिन्न माध्यम से प्रस्तुत किया है। नाटकों में उनकी इतिहास और संस्कृति की दृष्टि प्रमुख है। काव्य में आंतरिक अनुभूति का प्रकाशन करते हैं। कहानियों में गीतिमयता है, पात्रों की द्वंद्वात्मक स्थिति के कारण। उपन्यासों की भूमिका अधिक यथार्थवादी है। प्रसाद का निधन अपेक्षाकृत जल्दी हो गया और उस समय हुआ जबकि प्रौढ़ता के बिंदु पर पहुंच चुके थे। यदि वे कुछ काल तक और जीवित रहते तो अन्य प्रौढ़ कृतियां भी हमारे समक्ष आती। अपूर्ण उपन्यास इरावती इसका प्रमाण है। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास रहा। अब कुछ नए प्रतिभागी सहयोगी दिख रहे हैं। दीक्षा भी जुड़ी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दीक्षा जयशंकर प्रसाद के बारे में तुम भी कुछ कहना चाह रही हो तो कुछ कहो, या नहीं तो फिर बात तो होगी ही। और कोई कुछ कहना चाह रहा है जयशंकर प्रसाद के बारे में तो आप कहें एक बार, तो हम फिर आपका नाम पुकार करके बारी बारी से सबको हम आमंत्रित करेंगे।
सबसे पहले संध्या, फिर रजनी, उसके बाद शांति, उसके बाद गोपाल और उसके बाद मैं स्वयं अपना आलेख पाठ प्रस्तुत कर चुका हूँ। इसके बाद अगर कोई अपना आलेख प्रस्तुत करना चाहें तो ठीक। चलिए कोई बात नहीं है, तो इस विशेष सत्र को यहीं स्थगित किया जाता है। स्थगित अर्थात क्योंकि विराम नहीं दे सकते, ये अब अगले सप्ताह फिर से चलेगी एक नए बिंदु के साथ, एक नए विषय के साथ। तो हम लोग फिर अगले शनिवार या रविवार को ही होना है, तो हम लोग उस दिन से साथ में जुड़े। और एक प्रयास है मेरा कि हम लोग जो हिंदी भाषी हैं और हिंदी पढ़ने वाले हैं, पठन-पाठन करने वाले हैं, वो एक साथ जुड़ करके एक प्लेटफ़ॉर्म पर आ करके अपने विचार को साझा करें, अपने अलग-अलग यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी दें, तो हमारे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं भैया, मतलब कोई नहीं बोले हैं तो भैया मैंने पूरा तो नहीं आलेख तैयार कर पाया हूँ, किंतु आधी आलेख है उसे प्रस्तुत कर सकता हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। स्वागत है आपका सोनू सुधांशु जी। जी भैया, धन्यवाद। गौरव हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। कहते सुनते हिंदी हम कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। सर्वप्रथम सुमित भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं इस वर्ग में जुड़े सभी छात्र छात्राओं को, क्योंकि आज कोई 14 सितंबर नहीं है अर्थात हिंदी दिवस नहीं है, किंतु हम सभी छात्र छात्राएं आज हिंदी पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है सभी छात्र छात्राओं के लिए। इसलिए मैं सोनू कुमार, सीएम कॉलेज का छात्र, बीए पार्ट थर्ड ईयर का, आप सभी को सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं कि आप इस आलेख में जुड़े हैं। जैसा कि विधि थी है कि आज का शीर्षक है जयशंकर प्रसाद एवं उनसे जुड़े विषय। मित्रों, जयशंकर प्रसाद भारतीय हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी, कविता और नाटक जैसे विभिन्न विधाओं में अपार योगदान दिया है। उन्होंने हिंदी कविता में छायावाद की एक विशेष रूपरेखा स्थापित की है, जिसके माध्यम से न केवल खरी बोली की कविता में मधुरता आई, अपितु साथ ही साथ इसमें जीवन के सूक्ष्म और व्यापक पहलुओं का चित्रण भी किया गया है। इसके बाद प्रगतिशील और नई कविता के दोनों, जो प्रगतिशील और नई कविता है, इन दोनों के प्रमुख आलोचकों ने उनकी इस शक्तिशाली प्रभावशीलता को स्वीकार किया है कि खरी बोली को वास्तविक रूप देने वाले, स्थायित्व देने वाले, इसमें मधुरता लाने वाले कवि सिर्फ और सिर्फ जयशंकर प्रसाद हैं। वस्तुतः हिंदी साहित्य की दुनिया में पथ प्रदर्शक के रूप में जयशंकर प्रसाद जी पूज्य हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नाटक में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, काव्य में झरना, आंसू, लहर और कामायनी जैसे महाकाव्य हैं, तो वहीं उपन्यास में कंकाल और तितलियां प्रमुख कहानी है इनकी। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में लिखी गई थी। इस नाटक ये एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में गुप्त वंश के जो अंतिम शासक है स्कंदगुप्त, उनके बारे में वर्णन किया गया है कि स्कंदगुप्त के समय की व्यवस्था कैसी थी और स्कंदगुप्त कैसे शासक थे। स्कंदगुप्त हमें जितना इनका जो शासन काल रहा उस समय वो हुनों से लड़ते रहे और उसमें विजयी भी हुए। इन्हीं के विषय में स्कंदगुप्त नाटक में लिखा गया है। इस नाटक में स्कंदगुप्त की देशभक्ति, वीर, साहसी, प्रेम इत्यादि रूप देखे जा सकते हैं। और इसी तरह मतलब इनकी और भी सारी अनेक कविताएं हैं, जैसे कि और ये तो नाटक हो गया। उनकी एक कविता है आंसू। इस कविता में कवि अपने जीवन में घटित सुख और दुख की अनुभूति के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जीवन सुख और दुख की लीला भूमि है। चंद्रगुप्त नाटक में ये जो चंद्रगुप्त वंश है, इसके उत्थान के समय के साथ साथ ही उस समय के महाशक्तिशाली राज मगध के था घनानंद का शासन था, उसके पतन की कहानी भी इसमें बताई गई है।
यह नाटक चंद्रगुप्त नाटक कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, घात प्रतिघात, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की कहानी भी दर्शाता है। इनकी एक काव्य संग्रह है झरना। इस काव्य संग्रह में प्रसाद जी ने प्रकृति के सौंदर्य को बड़ी ही सुंदरता से व्यक्त किया है। चूंकि इस कक्षा में किसी एक विषय वस्तु पर आलेख प्रस्तुत करना है तो मैं उतनी अच्छे नहीं कर पाया हूँ, किंतु इसलिए मेरा विषय है स्कंदगुप्त नाटक में रचित कविता देवसेना आ वेदना मिली विदाई अर्थात देवसेना का गीत। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के देशभक्ति, वीर, साहसी और प्रेमी भाव को देखा गया है। स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना के गीत व्याख्या मतलब अर्थात जो गीत है उसमें देवसेना और स्कंदगुप्त का वर्णन किया गया है। ये उनके प्रेम का वर्णन है। इस गीत में देवसेना अपने प्रेम के विषय में बताते हुए कहती है कि मैं राजा बंधु वर्मा की बहन हूँ और मैं स्कंदगुप्त से बहुत प्रेम करता हूँ, किंतु स्कंदगुप्त मेरे प्रेम को नहीं समझते हैं और वो किसी दूसरे विजया रहती है उससे प्रेम में लीन है। इस प्रकार समय बीतता है और देवसेना के प्रेम की अनुभूति स्कंदगुप्त को नहीं होती है, अर्थात स्कंदगुप्त देवसेना के प्रेम को महत्व नहीं दे पाते हैं। किंतु जीवन के अंतिम क्षणों में जब स्कंदगुप्त देवसेना के पास प्रेम निवेदन लेकर जाता है तो जैसा कि युवावस्था में स्कंदगुप्त ने देवसेना के प्रेम को अस्वीकार कर दिया था, ठीक उसी प्रकार की स्थिति अभी क्रिएट होती है और देवसेना एक गीत के माध्यम से अपने दुख की कथा कहती है और ये बताती है कि स्कंदगुप्त मैं आपके प्रेम के अनुनय विनय के लिए क्यों स्वीकार्य नहीं हो। देवसेना गीतों के माध्यम से अपनी बातों को कहते हुए कहती है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रम व संचित जीवन मधुकरियों की भीख लुटाई। कहने का अर्थ यह है कि मैं हमेशा इस भ्रम में पला रहा कि कभी न कभी तो मेरे ये जो वेदना है, ये जो दुख है, इसको स्कंदगुप्त समझेंगे, किंतु तत्कालीन समय में स्कंदगुप्त ने मेरे प्रेम को कभी नहीं समझा और हमेशा मुझे दुख ही झेलना पड़ा। इसके आगे कवित्री कहती है कि आ मधुकरियों की भीख मैंने भ्रम संचित जीवन मधुकरियों की भीख लिटाई, अर्थात मैं इस आशा में डूबा रहा कि कभी तो स्कंदगुप्त मेरे प्रेम को समझेगा, लेकिन वो कभी प्रेम को नहीं समझ पाया और ये जो मेरा युवा अवस्था है वो अप्रेम रह गया, अर्थात ये जो है वो किसी से प्रेम नहीं कर सका। इसके आगे कवित्री देवसेना के रूप माध्यम से कहती है कि छल छल के संध्या के श्रम कण आंसू से गिरते थे प्रति क्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वथा अनंत अंगराई। अब देवसेना अपने प्रेम को बारे में आगे वर्णन करते हुए कहती है कि जब मैं स्कंदगुप्त से प्रेम करता था तो उस समय स्कंदगुप्त मेरे प्रेम को नहीं समझ पाया, जिस कारण मेरे छल छल से संध्या के श्रम कण अर्थात मेरे आंखों से हमेशा आंसू गिरते थे, आंसू से गिरते थे प्रति क्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वर्त अनंत अंगराई। कहने का अर्थ है कि उस समय तो स्कंदगुप्त हमारे प्रेम को नहीं समझ पाया, जिस कारण मैं हमेशा रोया और इस इंतजार में रहा कि कभी न कभी तो वो हमारी प्रेम को समझेगा और इसी इंतजार में मैं हमेशा अकेलापन में ही रहा और उसका इंतजार करते रहा, किंतु स्कंदगुप्त उस समय मेरे प्रेम को नहीं समझ पाए और आज प्रेम का रिक्वेस्ट लेकर आए हैं। ये तो वैसे ही बात हो गई जैसे कि कोई मुसाफिर थक जाता है तो किसी पेड़ की तरु छाया में आराम करना चाहता है। इस पर कवित्री कहती है कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहा की तान उठाई। अर्थात तरु छाया मतलब पेड़ में, ये जब आप कोई थक गया है, जब युवावस्था खत्म हो गया है, बुढ़ापा आ गया है, तो तुम मेरे पास ये प्रेम का रिक्वेस्ट लेकर आए हो, मेरे शरण में आराम करना चाहते हो, यह कैसा उचित है, मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। आगे कवित्री अपनी युवावस्था का वर्णन करते हुए स्कंदगुप्त से कहती है कि माफी चाहूंगा, जयशंकर प्रसाद देवसेना के माध्यम से कहते हैं कि लकी सतीश ठीक थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आ बावली, तूने खोदी सकल कमाई, तूने खोदी सकल कमाई। कहने का अर्थ यह है कि देवसेना जब अपनी युवा अवस्था में थी तो वो हमेशा अपनी युवा किशोरावस्था को लोगों की गलत नजर से बचाए फिरती थी कि कभी तो स्कंदगुप्त उसके प्रेम को समझेगा, किंतु स्कंदगुप्त कभी उसके प्रेम को नहीं समझ पाया और वो कहती है तूने खोदी सकल कमाई, अर्थात तूने एक सच्ची जो प्रेम है उसको खो दी है और अब आज तुम मेरे पास प्रेम का अनुनय विनय लेकर आए हो,
मेरे पास रिक्वेस्ट लेकर आए हो। अब देवसेना स्कंद गुप्त के प्रेम को स्वीकार करना क्यों नहीं चाहती है? इस पर वो कहती है कि चटकर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पद पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। कहने का अर्थ यह है कि देवसेना कह रही है कि मैं तो दुर्बल हो गया हूँ, मेरी मृत्यु भी नजदीक है। आज मैं नहीं, मैं शारीरिक एवं आत्मिक रूप से उतना ज़्यादा मजबूत हूँ, ना ही मेरे शरीर में वो पहले जैसी स्फूर्ति है या फिर आकर्षण है। फिर मैं आज प्रेम कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बिल्कुल थक गया हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम को अस्वीकृत कर रहा हूँ। इस इतना इसी के साथ मतलब मैं अपनी पंक्तियों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया सोनू, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया तुमने आपने प्रस्तुत किया। और एक औपचारिकता होती है परिचय का, तो मैं बारी-बारी से सभी से आग्रह करूँगा कि आप अपना परिचय दें। सबसे पहले आप सोनू, आप ही अपना परिचय दे दीजिए, फिर क्रमबद्ध तरीके से मैं आऊँगा। मैं सोनू सुधांशु, सीएम कॉलेज स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। उसके बाद रूबी है। रूबी, आप जो है अपना परिचय दीजिए। मैं रानी कुमारी, मैं प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हूँ आर के कॉलेज से। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर। जी। अच्छा जी, आपको यह किस इस सत्र का लिंक कहाँ से मिला, किस माध्यम से? जी, इसी माध्यम से मैं बीए का पूरा सेमेस्टर मतलब स्नातक का पूरा भाग इसी से पढ़ती हूँ। दीदी का जुड़ा हुआ था रूबी राय से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आप इसमें आरके दो। कॉलेज से ही हैं? अभी आप आरके कॉलेज से हैं? जी अच्छा, आप बीएसजे कॉलेज पर आप हम लिंक भेजे शायद, उससे आप जुड़ी होंगी। जी, ठीक है। मेरी दीदी पढ़ती थी इसी कॉलेज से, हाँ आर हाँ, के वही तो। हाँ बीएसजे कॉलेज में। हाँ हाँ तो, हाँ। तो इसमें दो। कभी बात होगी। अब हैं गोपाल। गोपाल, आप जो है अपना परिचय दीजिए। सॉरी, माफ कीजिए, बारिश आ रही है। गोपाल। मेरा नाम गोपाल कुमार यादव, रामकृष्ण का छात्र हूँ। इस बार सेकेंड ईयर तृतीय खंड का भी मैंने पढ़ाई जारी हो गया है। तृतीय खंड। ठीक। रजनी। मैं रजनी मिश्रा, सीएम कॉलेज से हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक तृतीय खंड की छात्रा हूँ। बहुत बढ़िया। सर, अपना पता ही बता दीजिए कि किस एरिया से हैं, ताकि सबको लगे कि हम कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। मैं मधुबनी जिला से हूँ, झंझारपुर स्थान। झंझारपुर प्रखंड से हो? ठीक, बहुत बढ़िया। अंशु। मैं अंशु कुमारी रामकृष्ण महाविद्यालय की छात्रा रही हूँ। मैं इस बार ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अंशु यहाँ पर मेरे साथ थर्ड ईयर की तैयारी की थी, और ये बहुत ही अच्छे नंबर के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। बहुत ही अच्छा नंबर आया है। तो मुझे यकीन था कि इसका अच्छा मार्क्स आएगा, और उस हिसाब से थोड़ा सा कम भी आया है। मतलब उम्मीद थी कि इसका नंबर और थोड़ा बेहतर आने वाला है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। 538 नंबर इसका ऑनर्स पेपर में है 800 में से। तो कितना परसेंट हुआ? परसेंट थोड़ा बता दो अगर याद है अंशु तो। ऑनर्स का तो 66 है। 66% है। ठीक है, बहुत हाँ बढ़िया है। हाँ, बहुत हाँ, बढ़िया है। जितना आना और चाहिए आना था उतना चाहिए था नहीं आ जितना। सका। कोई बात नहीं है, मन को थोड़ा मनाना पड़ता है। हम भी मनाए थे। हम 550 के आसपास टारगेट किए थे, तो मेरा 528 नंबर आया था।
तो 18 518 ही है मेरा, आपका शायद 528 है। तो हाँ। ठीक है, बढ़िया 28। हाँ, तो ठीक है। नंबर के पीछे वैसे भी नहीं जाना होता है, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है कि भाई नंबर तो परसेंटेज तो मायने रखता ही है हमारे लाइफ में, तो इसीलिए तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आगे हैं हमारे अंकित भाई, तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं अंकित राज, जीडी कॉलेज बेगूसराय, स्थानक पार्ट 3 का छात्र हूँ। मैं खगड़िया जिला का निवासी हूँ। अच्छा, आप हिंदी से हैं या किसी और सब्जेक्ट से, ये बता दीजिए। भैया हम पॉलिटी से हैं, आप देखिए, ये पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल ऑनर्स साइंस है। के विद्यार्थी हैं, लेकिन साहित्य से बहुत ही अभिरुचि रखते हैं। और ये प्रारंभिक जब से शुरू हुई है सत्र, तब से ही ये क्लास से बने हुए हैं। तो ये हम लोगों के मनोबल को और बढ़ाते हैं कि आप हिंदी के बेल्ट से नहीं है, उसके बाद भी आप हम लोगों के साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। ठीक है। अब शांति। मैं शांति कुमारी बीएसए कॉलेज हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय खंड की छात्रा हूँ। राजनगर में ही घर है, यही बोल दो। जी भैया, राजनगर पटवारा। हाँ हाँ। अच्छा, अब मनस्वी कुमारी। जी मैं मनस्वी कुमारी और बीएसए कॉलेज से छात्रा हूँ और बीए फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट 1। हाँ, ये अभी हम लोगों के यहाँ नई शिक्षा नीति लागू की गई है ग्रेजुएशन में। अब बीए में भी सेमेस्टर बांट दिया गया है, और ये पहली बार अभी हिंदी पढ़ना शुरू ही की, और कक्षा में बनी हुई है। धीरे धीरे लगन लग रहा है, लगाव बढ़ रहा है हिंदी के प्रति। तो धीरे धीरे आप बने रहिएगा, तो आपकी जो प्रबलता है, इच्छा है, वो बढ़ जाएगी, प्रबल हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद है दीक्षा। नमस्ते सभी को। मेरा नाम दीक्षा कुमारी है। मैं राजनगर अमला टोली से हूँ। मैंने अपनी 12वीं तक की शिक्षा राजनगर बीएसए कॉलेज से प्राप्त की है और उसके बाद अभी मैं स्नातक प्रथम वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज से कंप्लीट किया है और अब द्वितीय वर्ष मेरा शुरू होने वाला है। अ, बता दें कि दीक्षा बहुत ही सक्रिय छात्रा है, और शुरुआती दौर से ही जो है सो हिंदी के प्रति बहुत ही इसका लगाव रहा, और एंट्रेंस निकाल करके इन्होंने डीयू में एडमिशन लिया। मिरांडा हाउस बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है, जहाँ से ये अभी बीए कर रही हैं, और हम लोगों का मनोबल बढ़ाती रहती है आकर के। ठीक है, ऐसे ही सत्र में देखिए, हम इसीलिए विशेष सत्र का आयोजन ही किए हैं कि कहीं भी रहें, बस एक दूसरे से हम लोग जो हिंदी भाषी हैं, हिंदी पढ़ने वाले हैं खास तौर पर, वो आपस में जुड़ करके अपने विचार साझा करें। तो एक हमारा प्रयास। इसके बाद सीमा है। सीमा। मैं सीमा कुमारी बीएसए कॉलेज की हिंदी प्रतिष्ठा की प्रथम खंड की छात्रा हूँ। बहुत बढ़िया। प्रथम घर सेमेस्टर। बता दीजिए क्या। घर बंगाड़ा। हाँ, राजनगर। ठीक, बहुत बढ़िया। अब लगभग सभी का परिचय हो गया है। किसी का बाकी रह गया तो चांदनी बाकी रह गई है, ये बाद में आई है, लेफ्ट कर गई थी बीच में। तो चांदनी, आप बताइए अपना परिचय। सभी गण को मेरा प्रणाम। मैं चांदनी कुमारी बी प्रथम खंड की छात्रा हूँ। इस बीएसए कॉलेज से ही हूँ। मेरा घर राजनगर मझोरा है। आप सभी को बता दें जानकारी के लिए कि चांदनी बहुत ही सक्रिय छात्रा है, और घर और बाहर अनेक काम करने के बावजूद भी हिंदी के प्रति बहुत ही सजग रहती है, बहुत मेहनत करती है। और एक साल में किसी भी विद्यार्थी में जितना परिवर्तन हम इसके भीतर देखे हैं, अभी तक और किसी के भीतर नहीं देखे। हम खुद के भीतर भी इतना परिवर्तन नहीं देखे जितना मेहनत ये कर रही है। तो बहुत ही एक्टिव विद्यार्थी है, अच्छा लगता है ऐसे विद्यार्थी के साथ। मतलब कि मेहनत करते रहिए, और इसी आगे बढ़िए। अभी इसकी परीक्षा हुई है, अभी फर्स्ट ईयर की ऑनर्स की एग्जाम तो हो गई है।
और इन्होंने जिस प्रकार से बताया, क्वेश्चन सबको बना के आया है, तो बहुत ही खुशी होती है कि इस प्रकार के मेहनती विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब किसी के मन में कोई भी बात इस सत्र को लेकर के या फिर अन्य कोई बात है, तो आप साझा कर सकते हैं।